हेलो स्टूडेंट, आई एम सचिन मोदी और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ये है इनइक्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अभी इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हमेशा एक क्वेरी होती है कि इनइक्वालिटी में किस तरीके से सिंबल का यूज़ करना है, कैसे प्रायोरिटी को सेट करना है, किस तरीके से उनको अप्लाई करना है और कैसे आंसर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी यहाँ तक होती है कि सर हम 5 क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन सही होता है, 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, समझ में नहीं आता हम करें क्या, किस तरीके से करें। जब वो सॉल्व करते हैं उन्हें सब कुछ सही लगता है, उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनको आंसर मिल जाता है, अच्छा ये ट्रू है, ये फॉल्स है, और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान में रख करके मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो पार्ट दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको आपके कॉन्सेप्ट को एक कह सकते हो स्ट्रेंथ मिलेगी, एक मजबूती मिलेगी और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक चीज़ और देखो, ये जो बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो उन स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट होंगे या बेनिफिशियल होगा जो नहीं जानते, जो इनिशियली अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा कम बेनिफिशियल होगा जो ऑलरेडी 1 साल या 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि 1 या 2 साल से अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तो पक्की बात है उन्हें बेसिक के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। तो अब उनके लिए स्पेशल क्या है, उनके लिए स्पेशल है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है यानी कि जो प्रैक्टिस सेशन है, ये प्रैक्टिस सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो फ्रेशर हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर होंगे तो ये तो पक्की बात होगी कि उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा। और दूसरी बात, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी एक्सपीरियंस का मतलब समझ रहे हो, एक्सपीरियंस का मतलब है जिन्हें 1 साल 2 साल या 6 महीने हो चुके हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? उनकी अब यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और उनको ये पता लग जाएगा कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, इसमें आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है, आप हमेशा मेरी बात मानते हैं, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स को टाइप करते रहना। टाइप करने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है जिसमें एक गलत है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, कुछ इस तरह से अगर आंसर आ रहे हैं यानी ईदर, नीदर, बोथ, 1 और 2, तो यू कैन टाइप योर आंसर्स इन द कमेंट्स बॉक्स। आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 या फिर एक साथ, देखो सबसे बेस्ट क्या होता है, कई बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर टाइप कर दिया, फिर दूसरा देखेंगे, दूसरे का टाइप कर देगा, इस तरह से नंबर ऑफ कमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेस्ट वे क्या है, आप अपने आंसर एक बार सारे देख लो, फिर एक साथ अपने आंसर टाइप कर दो, सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये था, और देन यू कैन क्रॉस चेक विद माय आंसर्स। आप मेरे आंसर के साथ अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या गलत किया। तो देखो, दिस इज द बेस्ट वे, ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आंसर को क्रॉस चेक करने का, देखने का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, पहला क्वेश्चन आप देखो, पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है, पहला क्वेश्चन है आपका कोडेड इनइक्वालिटी का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है, सर कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आज आपको यहाँ पे स्टेप टू स्टेप, ध्यान रखिएगा जिन स्टूडेंट, देखो मैं आज आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक अगर मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा तो कई सारे स्टूडेंट के समझ से बहुत ऊपर चला जाता है, फिर उन्हें समझ में नहीं आता है ट्रिक अप्लाई कैसे किया है, ट्रिक बना कैसे, इस ट्रिक के अंदर कंक्लूजन कैसे चेक किए गए हैं, किस तरीके से नहीं किए गए, वो बिल्कुल मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ स्टेप टू स्टेप, कैसे किया, किस तरीके से किया जाता है। 1 या 2 सेशन में आपको इस तरह के दूंगा और देने के बाद फिर मैं आपको कंटिन्यूसली आगे बताता जाऊँगा। फिर आगे क्या होगा, जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे वो ट्रिक भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। उस ट्रिक में भी आप समझ पाओगे कि हाँ, इसे हमने किस तरीके से बनाया है और आप इसे किस तरीके से एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल यहाँ पे कह रहा है नॉट इक्वल टू क्यू, यानी कि P इज़ नॉट इक्वल टू क्यू। भाई इक्वल नहीं है, अब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। इसका मतलब ये जो है साइन, ये साइन इंडिकेट करता है नॉट इक्वल टू को, ठीक है। तो P ट्राइंगल Q मीन्स P इज नॉट इक्वल टू Q, और जब भी ये इक्वल टू नहीं होता है आप समझ जाइएगा कि या तो ये बड़ा होगा या फिर ये छोटा होगा। क्लियर है? तो पहले साइन का मीनिंग ये है जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड, P एट द रेट Q मीन्स क्या है, P इज ग्रेटर देन Q, P बड़ा है Q से। अब देखो, एट द रेट का मतलब हो गया कि P इज ग्रेटर देन Q, यानी एट द रेट जहां भी होगा हम हमेशा ग्रेटर देन के साइन को प्लेस करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए P प्लस Q मीन्स P इज स्मॉलर देन Q। अब जहां भी प्लस का साइन होगा ये इंडिकेट करेगा किसको, लेस देन के साइन को, स्मॉलर के साइन को, ठीक है। नेक्स्ट है P कॉपीराइट Q, इसका मीनिंग क्या है, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। अब देखो कॉपीराइट का मतलब क्या होगा, या तो बड़ा होगा, ईदर का मतलब क्या है, ईदर ग्रेटर देन, और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तो बड़ा या बराबर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डॉलर का साइन। अब डॉलर का साइन यहाँ पे दिया हुआ है तो देखिए डॉलर के साइन का मतलब मीनिंग क्या है, P डॉलर Q मीन्स P इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू Q, यानी कि या तो छोटा होगा या फिर ये बराबर होगा। एंड द लास्ट साइन इज P क्वेश्चन मार्क Q, और इसका मतलब है P इज इक्वल टू Q। और देखो जहां पर भी आपको ये साइन मिलेगा आप समझ जाना कि ये इक्वल टू का साइन है। अब तक क्या होता था, अब तक आपने देखा कि आपको मैंने जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करवाए हैं इनमें इन 5 साइन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। देखो मैंने यूज़ किया है ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equal to, less than equal to and equal to, but here I'm taking a new sign that is not equal to in the coded inequality। coded inequality में एक नया तरह का सिंबल है, ठीक है। अब देखो कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम यहां पर देखिए सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज हमें यहां पर अपना स्टेटमेंट को राइट डाउन करना है। स्टेटमेंट है के कॉपीराइट एम, तो देखो के है, कॉपीराइट है, और ये क्या है, एम है, ठीक है। तो के कॉपीराइट एम, फिर है एम, एम कह सकते हैं एम ट्राइंगल आर, फिर दिया हुआ है एम, तो एम से जोड़ लो एम ट्राइंगल आर, तो मैं इसको ऐसे कैसे जोड़ सकता हूँ, और देन दिया हुआ है आर क्वेश्चन मार्क टी, तो आर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और देन टी। तो देखो स्टेटमेंट की मैंने सबसे पहले एक परफेक्ट चेन बनाई, ये परफेक्ट चेन बन गई, ठीक है। कंक्लूजन की बात करते हैं, या फिर मैं सबसे पहले से एलोबरेट कर लेता हूँ। एलोबरेट कैसे करेंगे, देखिए कॉपीराइट यहाँ पर है, कॉपीराइट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू है एम के। क्लियर स्टूडेंट, तो जिन्हें नहीं आता ना समझ में कि ये इन सिंबल का यूज कैसे करना है, किस तरह से करना है, उनके लिए तो ये एक बेसिक क्लास है, पर जिन्हें आता है वो अपने आंसर जरूर चेक करना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में है। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ट्राइंगल का मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू आर, और देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, इक्वल टू टी, ठीक है। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू आर इज इक्वल टू टी। अब हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में देखो पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, के कॉपीराइट टी, के कॉपीराइट टी, या फिर आप देखो के ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू टी। बात समझ में आ रही है, दोनों का मतलब एक ही है ना, के कॉपीराइट टी लिखूं या के ग्रेटर देन इक्वल टू टी लिखूं, तो देखो यहाँ पर के ग्रेटर देन इक्वल टू टी है ना। सेकंड है एम क्वेश्चन मार्क टी, एम क्वेश्चन मार्क टी, और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है एम बराबर है किसके, टी के। अब देखो ये आपके पास दो कंक्लूजन्स हैं, अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन तो ट्रू है और कौन सा कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहले, क्योंकि स्टेटमेंट तो मेरा यहाँ पे क्लियर है, स्टेटमेंट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे केवल क्या चेक करना है, मुझे यहाँ पे चेक करने हैं कंक्लूजन को। पहला है के बड़ा और बराबर है टी के, है ना, के बड़ा और बराबर है टी से। अगर देखो के यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, अब एक बात बताओ, के बड़ा और बराबर है एम से, यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग तो ये भी होता है और इसका मीनिंग तो ये भी होता है, यानी कि आपको क्या मिला, अपोजिट सिंबल मिला। क्या मिला, अपोजिट सिंबल, क्योंकि के ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर मान लो ये ग्रेटर देन की प्रायोरिटी दे रहा हूँ और फिर यहाँ पे इक्वल है, तो के ग्रेटर देन होना चाहिए था किससे, टी से, क्योंकि अगर मैं केवल इस साइन को कहता हूँ कि मान लो ये साइन है तो के बड़ा होगा टी से, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये तो लेस देन है, तो ये अपोजिट सिंबल हो गया, यानी ये गलत हो गया। एक कंडीशन में सही है, एक कंडीशन में ये गलत है। सेकंड थिंग, ये देखो यहाँ पर है सिंबल ये है, यानी कि ये क्लियर है कि वन ऑफ द कंडीशन सेज कि के इज लेस देन टी, या के इज ग्रेटर देन टी, एंड वन ऑफ द कंडीशन सेज के इज, वी कैन से कि वेरिएबल के बीच में क्या है, अपोजिट सिंबल है, तो के वी कैन नॉट कंफर्म कि के ग्रेटर देन होगा, के लेस देन होगा। क्लियर है, तो अपोजिट सिंबल जब भी कंडीशन में होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो याद रखना सबसे पहले तो आप उसे किस में डाल दोगे, डाउट में डाल दोगे, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया डाउट में है, ठीक है। अब यहां पर आपको सिंबल दो हैं, जबकि के और टी के बीच में यहां सिंबल तीन है। क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल है और लेस देन भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर यहां पे जब मैंने इसे डाउट में डाला, इस कंडीशन को मैंने किस में रखा, डाउट में प्लेस किया,
ये तो डाउट जो होता है ना, ये हमने एक तरीका बनाया है किसी भी कंक्लूजन को गलत करने से पहले वाली स्टेज, जिसमें हम ये देख सकें कि क्या उस स्टेज में हमारा जो आंसर है क्या वो ईदर और देगा या नहीं देगा। इसीलिए हम ये कंडीशन बनाते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर ईदर और कैसे बनाया जाता है, तो उनके लिए फिर ये कंडीशन मैंने बनाई कि हाँ इसे डाउट बनाते हैं। डाउट का मतलब है ना ये गलत है ना ये सही है, इसका मतलब ईदर से हम जाकर के ये कह सकते हैं अच्छा डाउट से बनेगा ईदर, यानी कि उनके लिए कंडीशन है कि अगर ईदर बनेगा तो डाउट से ही बनेगा, गलत और सही वालों से ईदर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू t है, मान लीजिए एक और कंक्लूजन हमारे पास होता, अभी हमारे पास दो ही कंक्लूजन है, अगर एक और कंक्लूजन होता और उसमें गिवन होता k लेस देन t, तो k और t के बीच में तीन सिंबल हैं और तीनों यहाँ पे मिल जाते, यानी ईदर बन जाता, बट यहाँ पे तो नहीं है, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। अब m बराबर है t के, देखो m और t के बीच में यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन है और ये कह रहा है इक्वल है, तो m इज नॉट इक्वल टू r एंड r इज इक्वल टू t, इट मीन्स वी आर नॉट कन्फर्म अगेन, और अगेन कन्फर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। अब देखो m के बीच में और t के बीच में इक्वल टू कहीं पर भी नहीं है, तो हमारे दोनों की दोनों कंक्लूजन क्या हुए, गलत हुए, और गलत हुए तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। क्लियर है गाइस। तो अब आप अपना पहला आंसर चेक कर सकते हैं मेरे साथ कि क्या आपका आंसर भी नीदर नॉर ही आ रहा था या नहीं आ रहा था। क्लियर है। चलिए तो पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमारे सभी एस्पिरेंट्स का क्लियर हो चुका है, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिए अगर आपका आंसर भी मेरी तरह ही मैच कर रहा है बिल्कुल कि नीदर नॉर आएगा, तो यू कैन शेयर योर आंसर इन द कमेंट्स बॉक्स। क्लियर है। चलो तो अब हम यहाँ पर मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए स्टूडेंट अब हमारी नेक्स्ट पीपीटी आ चुकी है। नेक्स्ट पीपीटी में एक बार फिर से कंडीशंस तो यही हैं, तो कंडीशंस को हम कहीं पे भी नहीं बदल रहे, किसी भी तरह से नहीं बदल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है b प्लस डी। सबसे पहली बात स्टेटमेंट क्या है, b प्लस डी, ठीक है। अब आगे देखो d@n है, अगर d@n है इसका मतलब सीधे सीधे यहाँ पर ले सकता हूँ और n लिख सकता हूँ, तो d@n, और n $h है, तो n है डॉलर ले लेंगे और देन क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, ठीक है। तो b प्लस d@n $h ये है। अब क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू द सिंबल। इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंबल में। तो सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस का मतलब था लेस देन, तो b लेस देन d, @ का मतलब है ग्रेटर देन n, डॉलर का मतलब है लेस देन इक्वल टू h। तो ये आपका पूरा की पूरा जो है सिंबल वाला एक पूरा की पूरा इक्वेशन बन गया है ना। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन हमारा क्या है। पहला कंक्लूजन दिया हुआ है h कॉपीराइट d, क्या दिया हुआ है, h कॉपीराइट d। सेकंड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h कॉपीराइट n, क्या दिया हुआ है, h कॉपीराइट n। अब दोनों ही साइन में क्या है, कॉपीराइट है, लेकिन आप यहाँ देखो कॉपीराइट का मतलब दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी h ग्रेटर देन इक्वल टू d और h ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो वो सभी स्टूडेंट जिन्हें आज तक दिक्कत आती थी कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मुझे लगता है उन लैक्स ऑफ स्टूडेंट को अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ हर चीज़ की कैसे आंसर निकालना है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आपको ये नहीं आता है या आप इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं तो। अब देखो h ग्रेटर देन इक्वल टू d, अब ये देखो ये यहाँ पे h और d ये हैं, h और d ये है ना। अब h और d जब ये हैं तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, अपोजिट सिंबल आ रहा है। और मैंने आपसे कहा था अगर आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखा है बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो उसमें मैंने क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि अगर अपोजिट सिंबल होंगे तो रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, वो कंडीशन हमेशा डाउट की होती है। यस या नो। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा कि यस सर ये वाला जो कंक्लूजन है ये वाला कंक्लूजन डाउट में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड की कि h ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो h है और यहाँ पे n है, आप ये देखो कि ये पूरा एज इट इज दिख रहा है आपको, h ग्रेटर देन n इक्वल टू n है, यानी कि यहाँ पर वो चीज़ आ रही है वो चीज़ यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही है। h बड़ा और बराबर है n से और h बड़ा और बराबर है n से, यानी कि कह सकता हूँ कि इनइक्वालिटी के इस केस में आपका स्टेटमेंट
बदल करके वापस से कंक्लूजन में आ गया, यानी रीस्टेटमेंट हो गया, है कि नहीं। तो इनइक्वलिटी के केस में हमेशा ये ट्रू रहेगा, तो आपका जो कंक्लूजन आएगा वो सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। इट मीन्स वी कैन से आर ऑप्शन बी जो होता है कि ओनली सेकंड फॉलोज, केवल यहाँ पर दूसरा सही है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है गाइस। तो समझ में आया कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे डील किया है और किस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है। तो देखो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको इसी तरीके से इस पर प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी इंसान, कोई भी बंदा, ठीक है, बंदे की भी हम बात कर रहे हैं, अगर वो प्रैक्टिस करता है किसी भी चीज़ की, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी कह सकता हूँ कमांड बहुत अच्छी होगी उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस पे वो प्रैक्टिस कर रहा है। चाहे वो सब्जेक्ट 1 हो, चाहे वो सब्जेक्ट 2 हो, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कमांड के लिए। इसका मतलब सिंपल समझ जाओ, अगर कमांड बनानी है तो इसके लिए एक ही नीड है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया, और मैं यहाँ पर आप सभी से यही कहना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या है, एम कॉपीराइट के, यहाँ पर स्टेटमेंट है एम कॉपीराइट के, ठीक है, फिर दिया हुआ है के एट द रेट पी, तो यहाँ पे के से ले लो डायरेक्टली, के एट द रेट पी, यानी कि कॉमन जो वेरिएबल होता है उसको यहाँ पर आप सिंगल वेरिएबल के अंदर बदल दो, जो कॉमन है उसको एक ही बार यूज़ करो, तो के एट द रेट पी हो गया, और देन दिया हुआ है पी डॉलर एन, तो पी डॉलर एन, दिस इज द स्टेटमेंट, है ना। अब इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किस में करेंगे, इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे आप सिंबॉलिक फॉर्म में। तो जब आप इसका कन्वर्जन करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो कॉपीराइट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू के, एट द रेट पी का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन पी, और डॉलर का मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एन। दिस इज द स्टेटमेंट जो कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म में मिल गया। अब देखो इसके बाद पहले कंक्लूजन पे बात करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन कहता है एम एट द रेट एन, एम एट द रेट एन, और सेकंड देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एम क्वेश्चन मार्क एन, एम क्वेश्चन मार्क एन, ये दो चीज़ें दी जा रही है, एम एट द रेट एन और एम क्वेश्चन मार्क एन। अब देखो भाई ये दो चीज़ें जो आपको दी गई है इनको चेक करना है। देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक जैसे हैं। अब हमें पता है कि जब भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक जैसे होते हैं कंडीशन हमेशा ईदर की फॉलो होती है, यानी कि आपको चेक करना होगा कि भाई यहाँ पे अगर कोई भी एक डेफिनिट मिल गया, क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पर भी एक बड़ी क्वेरी होती है, उन्हें यहाँ पर भी बहुत दिक्कत होती है, तो इस कंक्लूजन से मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। क्या है वो समझिए, एट द रेट का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो एम ग्रेटर देन एन, क्वेश्चन मार्क होता है इक्वल, एम इज इक्वल टू एन। बात क्लियर है ना। अब देखो चेक करके बताता हूँ, एम ग्रेटर देन एन का मतलब देखो एम और एन, एम और एन क्या आ रहे हैं, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, यानी कि डाउट की फॉर्म में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, डाउट की फॉर्म में। एम बराबर एन, तो एम बराबर एन भी डाउट की फॉर्म में, तो डाउट की फॉर्म में आएगा। अब देखो क्वेरी क्या थी जो मैं कह रहा था कि हाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की यहाँ पर क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। मान लो ये दो कंक्लूजन थे, एम ग्रेटर देन एन और सेकेंड है एम इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये दो है ना। मैं इसका आंसर आपको भी थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें क्या होगा, किस तरीके से आप इसे चेक करेंगे और किस तरीके से नहीं। मान लीजिए ये आपका पूरा स्टेटमेंट था, है ना, ये आपके दो कंक्लूजन थे, है ना। आपने जब इसे चेक किया तो आपने ये देखा कि भाई ये तो ट्रू है और ये रॉन्ग है, ये ट्रू है और ये रॉन्ग है, तो आपको ये तो पता लग गया कि भाई इस केस में ईदर और नहीं लगता। इस केस में क्या नहीं लगता, ईदर और नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जब भी एक कंक्लूजन सही होता है और एक कंक्लूजन गलत होता है तो ईदर और की कंडीशन खत्म हो जाती है, फिर चाहे कितने ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम क्यों ना हो। ठीक है, सेकेंड थिंग, मान लो आपको ये पता लगता है कि ये तो डाउटफुल है और ये गलत है। कभी भी ऐसा हो जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको मिल सकता है, अगर उसमें आपको पता लगा कि एक तो डाउट में है और एक क्या है, रॉन्ग है। अब एक डाउट है और एक रॉन्ग है और आपको पता लगा कि अच्छा सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम है और किसी ने अगर आंसर कर दिया ईदर और, तो उसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी कंक्लूजन गलत होगा ईदर और आंसर नहीं बन सकता। ठीक है,
यानी कि ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कोई भी एक सही हो कोई भी एक गलत हो, या कोई भी एक डाउट हो और एक गलत हो, कभी भी इधर और नहीं बनेगा। इधर और बनने के लिए केवल एक कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, इसके अलावा 2 और कंडीशन की जरूरत होती है। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आंसर इधर और बनेगा। केवल इसको चेक करके कभी भी इधर और आंसर मत कर देना, अच्छा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है चलो इधर और दे देते हैं, इसे चेक करके कोई आंसर कभी मत देना। अब देखो यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो अब आपको ये तो क्लियर है कि आपका एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बात आती है इस क्वेश्चन पे, m इज ग्रेटर देन n, m बड़ा है n से, क्योंकि हमारा जो @ का सिंबल है वो तो इसको इंडिकेट कर रहा है, लेकिन m और n के बीच में देखो 3 तरह के सिंबल है। यहाँ पे इन दोनों में तो प्रायोरिटी इसकी हाई है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट सिंबल आ गया। अब जब भी किन्हीं भी 2 वेरिएबल के बीच में से m और n की मैं बात करता हूँ, m और n के अंदर आपको पता लग रहा है कि टोटल 3 सिंबल यूज हो रहे हैं, ग्रेटर, लेस एंड इक्वल, और यहाँ पे केवल कितने सिंबल है, 2 सिंबल हैं, केवल कितने सिंबल है, 2 सिंबल है। तो भले ही दोनों डाउट में हो, भले ही दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो, लेकिन इन दोनों वेरिएबल के बीच में जितने सिंबल का यूज़ किया गया है, जब तक वो सभी सिंबल यहाँ पे नहीं होंगे आपका आंसर इधर और नहीं बनेगा। इसका मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ के दोनों कंक्लूजन क्या हैं, गलत हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलोज, यानी कि ना तो यहाँ पर पहला सही होगा ना ही यहाँ पर दूसरा सही होगा। सो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड। क्लियर है? तो यहाँ तक आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं हुई आई होगी किसी को भी, क्योंकि ये पता तो लग ही गया होगा कि किस तरीके से मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर स्टेप टू स्टेप ले रहा हूँ, हर चीज़ को काफ़ी स्लोली ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा डिमांड करते हैं सर थोड़ा धीरे धीरे बताना, ताकि हम हर एक पॉइंट को पकड़ सकें, नोट डाउन कर सकें। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें जो फॉलो कर रहे हैं वो हमारे जो भी फॉलोअर्स होते हैं वो हर एक चीज़ को नोट डाउन करते हैं। चलिए ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, नोट डाउन करना इज़ अ गुड हैबिट। इससे क्या होता है, आपके पास चीज़ें का कलेक्शन रहता है और आपको रिकॉल करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, क्योंकि शुरू के 3 क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने बताया उस पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। अगर आपने इस वीडियो को ढंग से सुना है या अगर आप ढंग से सुन रहे हैं तो आप ये मान के चलना इन इक्वालिटी के अंदर एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और सभी क्वेश्चन के आंसर आपके आ जाएंगे। इस स्टेटमेंट को देखिए, इस स्टेटमेंट में कहा गया है $m $m, इसके बाद है $Q। अब देखो m कॉमन है ना, तो क्वेश्चन मार्क और देन क्या दिया हुआ है Q, और देन Q प्लस R, ये प्लस है और देन ये क्या है R है। तो $M Q और प्लस R यहाँ पे है। अब ये यहाँ पर है तो बात आती है कंक्लूजन की। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन की हम बात करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, Q@T, Q@T ये पहला है, और सेकंड जो कंक्लूजन है वो है Q?T। अब देखो, अब एक बार फिर से आपको लग रहा होगा अरे सर इस बार फिर आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिया है, यानी कि इसमें तो पक्का इधर और बनेगा। तो ट्राई करके देखिएगा इधर और बन रहा है या इधर और नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी में आंसर किया केवल एक बार फिर ये देख करके अच्छा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है आंसर इधर और बनेगा, तो ये आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो देखो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, टेक योर टाइम, आप 30 सेकंड लो, आप 1 मिनट लो, आप 2 मिनट लो, लेकिन शुरू में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो कि क्या आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर आपने इसे कर लिया है तो मैं इसको सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बदल देता हूँ। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं बदलता हूँ तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म में बदलने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ होगा, सबसे पहले तो T, डॉलर का साइन का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू M, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इक्वल टू Q, और प्लस का मतलब होता है लेस देन R। यानी ये तो कंफर्म है। पहली बात, अगर आप स्टेटमेंट को ढंग से देख रहे हो तो इसमें कहीं पे कोई अपोजिट सिंबल का यूज़ नहीं है। लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन, कहीं पर भी किसका साइन नहीं है, अपोजिट सिंबल का यूज़ नहीं किया गया है। तो जब अपोजिट सिंबल का यूज़ नहीं किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और इसको सबसे बेस्ट तरीका होता है, आंसर इधर भी बन सकता है, क्योंकि अपोजिट सिंबल होते तो सोचना कुछ और पड़ता, लेकिन नहीं है। तो अब आप समझ जाइए आंसर अपोजिट सिंबल के नहीं होने से किस तरीके से इधर और बनेगा। अगर आपको ये पता है कि हाँ कि 3 सिंबल के बिना भी इधर और बनता है तो बिल्कुल आप सब एकदम आप सही पाथ पे चल रहे हो,
लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हाँ ईदर और बनेगा तो 3 ही सिंबल चाहिए, तो आप गलत बात पे चल रहे हो। अब देखिए q@t, जब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे q है, @ का मतलब होता है ग्रेटर देन, और यहाँ पे है t, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है q = t, तो q यहाँ पर है और t यहाँ पर है। देखो इक्वल है और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, q के लिए ग्रेटर देन इक्वल है, तो q बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है t से। तो कह रहा है q बड़ा है t से, तो कह नहीं सकते, इन दोनों में हायर प्रायोरिटी होती है इसकी, यानी q बड़ा और बराबर है t के, ये कंफर्म है। लेकिन q बराबर है ये बिल्कुल गलत है ना। तो q बराबर है t के, तो ये तो यहाँ पे डाउटफुल चला गया, क्योंकि हम ये कहें q बराबर है t के ये सही है, तो हमें ये भी पता है कि ये बड़ा भी हो सकता है ना। अब आप देखो, जब मैं कह रहा था कि आपको इस पूरे केस में एक ही चीज़ मिल सकती है, वो ये है कि q जो है यहाँ पे जैसे ऐसे लिखता हूँ t < q, यानी कि ये कंफर्म है कि t < q ये 100% ट्रू है। अब जब ये 100% ट्रू है और आपको पता है कि ये चीज़ दो तरीके से बदल सकती है, यू और ऐसे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, या दिस इज कॉल्ड कॉम्बो, ये है कॉम्बो सिंबल, है ना। इन दोनों का मिलाकर के इसको यूज़ किया गया है। अगर ये और ये अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसको ग्रेटर देन के लिए कर रहा हूँ, इसे लेस देन मत समझना, q की तरफ ग्रेटर देन का साइन है और t की तरफ लेस देन का साइन है, तो t लेस देन q है ना। तो इन दोनों का साइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ पता लग रही है कि यस ये केस किसका है, ईदर और का है, किसका, ईदर और का, क्योंकि ये अगर 100% ट्रू है तो इसके जो सब्स्टिट्यूट है, यानी ये और ये मिलाकर के क्या बनाएंगे, ईदर और बनाएंगे। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ईदर फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि एक चीज़ यहाँ पे सही है, या तो q बड़ा ही होगा या फिर q बराबर ही होगा। और जब हम कंफर्म नहीं होते तब हम हमेशा आंसर क्या करते हैं, ईदर और करते हैं। क्लियर है गाइस? तो समझ में आया कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर डिटरमाइन किया है। चले तो अब देखो एक चीज़ और पता लग गई होगी, जिन लोगों को ये नहीं पता था आज तक कि ईदर और कैसे बनता है, या जो लोग नए हैं उन्हें ये पता लग गया होगा कि अच्छा ईदर और करने के लिए, ईदर और के आंसर को ढूंढने के लिए ये कंडीशन हमें चेक करनी होती है। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्टेटमेंट है d@b। अब देखो स्टेटमेंट समझिएगा, d@b, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है $t, तो $t, और इसके बाद दिया हुआ है t+m, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट का एक इक्वेशन है जो हमने ऐसे कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में ले लिया। अब ये जो सिंबल हमें दिए गए हैं इसको एक तरह से कन्वर्ट करना है दूसरे सिंबल में, यानी कि गिवन सिंबल में इसे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो d का मतलब है ग्रेटर देन b, डॉलर का मतलब है लेस देन इक्वल टू t, प्लस का मतलब है लेस देन m, तो ये यहाँ पर है ना। अब देखो ये चीज़ तो आपको पता लग गई कि d ग्रेटर देन b, लेस देन इक्वल टू t और लेस देन m। अब हम बात करते हैं इससे पहले कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। कंक्लूजन दिया हुआ है m@b, क्या दिया हुआ है, m@b। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है t कॉपीराइट b, है ना। अब m@b और t कॉपीराइट b, ये दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब हम इसे चेक करते हैं। @ का मतलब क्या होता है, @ का मतलब होता है m ग्रेटर देन b, कॉपीराइट का मतलब होता है t ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये दो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब m ग्रेटर देन b और t ग्रेटर देन इक्वल टू b, अब इन दोनों में ये तो कंफर्म हो गया ना आपको कि ईदर और का ऑप्शन खत्म, क्योंकि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम इज वन ऑफ द कंडीशन। पहली एक कंडीशन क्या होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो जब वो है ही नहीं तो ईदर और का ऑप्शन खत्म। अब या तो पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत, या दोनों सही, ये चार ऑप्शन बचे। अब देखो m ग्रेटर देन है b से, यहाँ पे देखो इस पूरे में जब लेस देन और लेस देन इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था लेस देन और लेस देन इक्वल टू होता है, हायर प्रायोरिटी ये होती है, यानी कि m लेस देन है b से, तो इसकी प्रायोरिटी अधिक है, तो m ग्रेटर देन है। यहाँ पे देखो ये इसका मतलब इन दोनों में तो लेस देन है ना, लेकिन अगर m उस तरफ है और b इस तरफ है तो m ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो m इन दोनों के देखा जाए तो इसकी हायर प्रायोरिटी है, m ग्रेटर देन है किससे, b से, m ग्रेटर देन है b से, यानी ये आपका क्या हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड देखो t ग्रेटर देन इक्वल टू b है। अब देखो t यहाँ पर है और ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी कि स्टेटमेंट आपका रीस्टेटमेंट हो गया, और जैसे रीस्टेटमेंट हो गया
आपका आंसर बनता है बोथ आर करेक्ट, दोनों की दोनों यहाँ पर सही है। क्लियर है? पता लगा कैसे बोथ आर करेक्ट का आंसर आया है। तो स्टूडेंट ये था हमारा कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कि किस तरीके से हम इन्हें यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को समझना है। अगर आप इसे अच्छे से इसी तरीके से समझते रहे तो मैं आपको बता दूँ आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी और प्रैक्टिस हमेशा ज़रूरत रहेगी, प्रैक्टिस की हमेशा आपको ज़रूरत रहेगी। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो स्टूडेंट हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और अब देखो आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका कोडेड के फॉर्म में नहीं है। आप समझ रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका कोडेड की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से बनेगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a लेस देन d, ठीक है, इज इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट है, क्या है, a लेस देन d इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू r और देन यहाँ पे s m और n। तो s m n मैं यहाँ पे जोड़ लूँ इसको, s ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू m और m ग्रेटर देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब देखिए ये पूरा आपका क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट है तो बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन देखो क्या दिया हुआ है, पहला है r लेस देन s, दूसरा दिया हुआ है r इज इक्वल टू s। ये दो आपको दिए हुए हैं। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर मैं ये देखूं r लेस देन s और r इज इक्वल टू s, कैसे चेक करना है, देखो r यहाँ पर है और s यहाँ पे है। आप ये देखो कि जब इसको s को यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये किस में बदल जाएगा, एक तरह से एक पूरी साइड में बदल जाएगा, एक साइड के सिंबल आएंगे। कैसे आएंगे देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ s ग्रेटर देन इक्वल टू m ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो देखो पूरी एक साइड है ना सिंबल की, एक ही तरफ दिख रही है। आप इस s को उठा के d के प्लेस पे ले आओ तो d के प्लेस पे लेने के आने के बाद s ग्रेटर देन इक्वल टू m और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, और ये कह रहा है कि r लेस देन है s के, r लेस देन है s के, r लेस देन भी है लेकिन इक्वल भी है, और यहाँ पर दोनों तरह के सिंबल हैं, r लेस देन में भी आ रहा है और r इक्वल टू में भी आ रहा है। यानी कि ये तो चीज़ कंफर्म है, ये भी डाउटफुल और ये भी डाउटफुल, तो दोनों के दोनों केस किसके हैं, डाउटफुल के हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब हमें पता है कि दोनों के दोनों केस डाउटफुल हैं। अब डाउटफुल हैं तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, सेम है, और r और s के बीच में आपको दो तरह के सिंबल की रिक्वायरमेंट है, एक तो s बड़ा होना चाहिए और एक s बराबर होना चाहिए। s बड़ा भी है और s बराबर भी है। इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड। क्या होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड। इट मीन्स वी कैन से आवर ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में कि आप बस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद आप प्लेस करो और आप आंसर निकाल लो। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको एग्जाम में ना हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट अब हम यहाँ पर मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, अब आपको इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से लिखना है। क्या है, E ग्रेटर देन जेड, E ग्रेटर देन जेड, ठीक है, जेड इज इक्वल टू यू, जेड इज इक्वल टू यू, यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ये यहाँ पर हो गया है ना। फिर वाई यू एक्स, तो वाई यहाँ पे लिख देता हूँ, यू यहाँ पे, एक्स यहाँ पे लिखता हूँ। यानी कि देखो आपको पता होनी चाहिए लेफ्ट और राइट में जब भी आपके पास सिंबल का ऑलरेडी ब्लॉकेज है, ये ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, तो आपको ये पता है कि अब आपको लिखना तो है वाई को, तो आप कहीं पे राइट और लेफ्ट में मत लिखना, ऊपर नीचे भी आप प्लेस कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, वाई ग्रेटर देन है यू से, तो ग्रेटर देन है यू से ये हो गया वाई ग्रेटर देन है यू, एंड यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये आ गया आपका पूरा की पूरा स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे बात करो पहले कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन है E इज ग्रेटर देन वाई, E ग्रेटर देन है किससे, y से, और सेकंड दिया हुआ है आपको E इज ग्रेटर देन x, E ग्रेटर देन है किससे, x से। अब आपका एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, कि क्या होगा भाई बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब देखो E ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड E इज ग्रेटर देन x, अगर मैं E इज ग्रेटर देन y की बात करूँ,
तो ये देखो ये है पूरी कहानी। ई यहाँ पर है, ग्रेटर देन है, यहाँ पर देखो लेस देन आ गया, लेस देन आते ही आपको पता लगे कि अपोजिट सिंबल आ गया। क्या आ गया? अपोजिट सिंबल। क्यों? चेक कर लो, ई ग्रेटर देन जेड इज इक्वल टू यू लेस देन वाई। मैंने आपसे कहा था ये क्या आ गया? अपोजिट सिंबल आ गया। तो जब भी कोई दो कोने, देखो ये कोना और ये कोना अगर मैच कर रहा है यानी अपोजिट सिंबल होते हैं। कैसे? ऐसे या फिर ऐसे। दोनों की साइड जब ओपन है, अगर वो एक तरफ आ रही है तो भी अपोजिट है, और दोनों के कोने ऐसे आ रहे तो भी अपोजिट है। यानी कि कुछ ऐसा हो और या फिर कुछ ऐसा हो, तो दोनों की दोनों एक तरफ होंगे तो वो बिल्कुल सही साइड होती है, अदरवाइज अपोजिट साइड होती है ना। अब ई इज ग्रेटर देन वाई, ई यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, तो समझ में आ गया होगा अपोजिट सिंबल है। अपोजिट सिंबल है यानी कि आंसर नहीं आएगा। आंसर नहीं आएगा तो आपको पता है डाउट में रख करके इसे क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, क्योंकि हमें पता है इधर और तो बन नहीं सकता, तो डाउट में प्लेस करने से कोई फायदा नहीं है, इसे सीधे भी रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद ई इज ग्रेटर देन एक्स। अब देखो यहाँ पे पूरी कहानी है, ठीक है। अब ये कहानी दी हुई है, अब आप देखो ये सिंबल यहाँ पे देखो और ये देखो, इसका मतलब चीज़ क्या है, ये एक साइड आ गई, ये पूरी एक साइड है। कैसे है? देखो ई इज ग्रेटर देन जेड इज इक्वल टू यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अब आप इसे देखो, जब आप इसे देखोगे तो पता है कि ई ग्रेटर देन इन तीनों में पहली प्रायोरिटी इसकी होती है, दूसरी प्रायोरिटी इसकी होती है, तीसरी प्रायोरिटी इसकी होती है। तो जब एक बार बताओ किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में पहली प्रायोरिटी वाला अगर है तो क्या दूसरे और तीसरे को आप प्रायोरिटी दे दोगे? नहीं दोगे ना। या ऐसा सोचो कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन में आपने बुलाया एक तो मिनिस्टर को, ठीक है, कोई मिनिस्टर है, एक आपने बुला लिया सीएम को और एक आपने बुला लिया वहाँ के किसी एमएलए को। पहली प्रायोरिटी हमेशा किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है सीएम की होगी। अगर सीएम नहीं होगा तो फिर किसकी होगी? मिनिस्टर की होगी। अब सीएम और मिनिस्टर दोनों नहीं होगा तो किसकी होगी? उस पर्टिकुलर एमएलए की होगी, है कि नहीं। तो प्रायोरिटीज यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि हमेशा प्रायोरिटी पहले किसकी आएगी? ग्रेटर देन की आएगी, यानी ई ग्रेटर देन किससे होगा? एक्स से होगा, और ये यहाँ पर बिल्कुल ट्रू होगा। तो आई बिलीव कि आप सभी का आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है और आप सभी का जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा होगा? सेकंड आ रहा होगा। क्लियर है गाइस? चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो आपके सामने है, इसमें दिया गया है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। स्टेटमेंट क्लियर है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फिर दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू सी, लेस देन इक्वल टू सी, और देन इक्वल टू टी, है ना, और ए एल वी। अब देखो ए यहाँ पर है और ए एल वी यानी कि एक ऑर्डर में ले लो कुछ इस तरह से, ठीक है। ए लेस देन है एल के, तो ए लेस देन है एल से, है ना, और एल ग्रेटर देन इक्वल टू वी है, तो एल ग्रेटर देन इक्वल टू वी है। अब देखिए ये है आपका पूरा की पूरा स्टेटमेंट। अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन की। देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? वी लेस देन इक्वल टू सी, और सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है सी इज ग्रेटर देन वी। ये दो कंक्लूजन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप ये देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो भैया सेम है, वी सी, यानी कि ये तो चीज़ क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर इधर और बन सकता है, बट डेफिनेटली बनेगा वी कैन नॉट से। अब देखो वी लेस देन इक्वल टू सी, वी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या आ गया? अपोजिट सिंबल आ गया। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में जब अपोजिट सिंबल आ गया तो ये डाउट में चला गया, तो ये भी डाउट में चला गया। अब इन दोनों के बीच में टोटल 3 तरह के सिंबल होने चाहिए। टोटल कितने तरह के सिंबल होने चाहिए? 3 तरह के। एक तो यहाँ पे लेस देन भी है, एक यहाँ पे ग्रेटर देन भी है, और एक यहाँ पे इक्वल भी है। तो अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में आप देख रहे होंगे ये दोनों वेरिएबल, है ना, अगर आपको लगता है कभी भी कि किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में टोटल 3 तरह के सिंबल हैं, ग्रेटर देन का, लेस देन का और इक्वल टू का, तो ये तीनों की तीनों सिंबल आपके किस में प्रेजेंट होनी चाहिए? कंक्लूजन में प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी ये होती है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन नॉट कन्फर्म वाले होने चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि वो कन्फर्म नहीं होंगे, कह नहीं सकते, ये कह सकते हैं कि उनके लिए हमारा आंसर कन्फर्म नहीं है ना। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि ये कर्ता और कर्म ये सेम होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दोनों जगह वी की पोजीशन सेम आए और सी की पोजीशन सेम आए, इट डजेंट मैटर फॉर अस, ये मैटर नहीं करता है ईदर और के लिए। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होता है वो आता है ईदर फर्स्ट और सेकंड। तो मुझे लगता है कि अब ये सेशन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता जा रहा है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनको इनके बारे में कुछ नहीं पता था, जिनको इतनी सारी कंडीशंस के बारे में नहीं पता था। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेशन उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए भी ये दुगना बेनिफिशियल है।
तो दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल है। बस यहाँ पर फ़ायदा अपने अपने अकॉर्डिंग देखिए कि किसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को बेस करके बनाया है जिसे नहीं पता हो, ताकि उसको भी यहाँ पे पता लग सके, और एक प्रैक्टिस करने वाले जो अच्छा खासा स्टूडेंट है जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके। तो सबके एंड से मैंने सोच करके इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसको तैयार किया है। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ गया है। स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है डी लेस देन ई, ई के बाद लेस देन इक्वल टू सी, ये यहां पे आ गया। फिर ए और डी दिया हुआ है। ए और डी का मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन है डी से, तो ए ग्रेटर देन हो गया डी से, ठीक है। फिर बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो बी और यहां पे दिया गया है ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। तो देखो भाई ये तो बन गया आपका पूरा की पूरा स्टेटमेंट। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में देखो पहला क्या दिया है, बी ग्रेटर देन है किसके, डी के। सेकंड देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो अगर हम बात करें इस कंक्लूजन पे कि बी इज ग्रेटर देन डी और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, अब देखो इस कंक्लूजन की देखो तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है। इन तीनों में बात करो तो ये नंबर 1 की प्रायोरिटी है, नंबर 2 की प्रायोरिटी है, नंबर 2 की प्रायोरिटी है। ये कंफर्म है कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में आपको पता है अगर नंबर 1 की प्रायोरिटी और नंबर 2 की प्रायोरिटी होती है तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होती है, नंबर 1 की होती है ना। इसका मतलब बी ग्रेटर देन किसके होगा, डी के होगा। ये आपका क्या है, ट्रू हो गया। अब सेकंड देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, ए यहाँ पर है और सी देखिए यहाँ पर है, लेकिन आप देखो अपोजिट सिंबल आ गए, यानी कि डाउट है और यानी कि रॉन्ग है। तो सिंपली वी कैन से आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी ए इज करेक्ट। क्लियर है। चलिए तो ये क्वेश्चन गाइस आपको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ओके देखिए स्टेटमेंट लगभग सेम ही था, यानी कंक्लूजन डिफरेंट थे। चलिए कोई बात नहीं है, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, डी इज ग्रेटर देन ई, डी इज ग्रेटर देन ई और ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये यहां पे आ गया। फिर है ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी, और देन दिया हुआ है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो देखो अब आपको ये पता लग गया कि हाँ ये आपका स्टेटमेंट है। कंक्लूजन देखो पहला दे रहा है ए इज ग्रेटर देन सी और सेकंड दे रहा है ई लेस देन ए, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखो तो ए इज ग्रेटर देन सी, ये देखो पहली प्रायोरिटी दूसरी प्रायोरिटी। अब आपको ये पता लग गया होगा कि जब भी दूसरी प्रायोरिटी है और पहली प्रायोरिटी है तो हमेशा पहली प्रायोरिटी की ज़्यादा वैल्यू होती है ना। तो ए ग्रेटर देन होगा किससे, सी से, ये बिल्कुल सही है ना। सेकंड देखो ई छोटा है ए से, और यहाँ पर देखो तो ई छोटे की तरफ है और ए बड़े की तरफ है, यानी कि इसको आप ये देखो ए बड़ा है ई से और इन दोनों में ए बड़ा ही है, देखो दोनों का मतलब सेम ही है ना, यानी ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू हो गया। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ आर करेक्ट। क्या बनेगा, बोथ आर करेक्ट। सो गाइज तो जिस तरीके से गाइज हमने यहाँ पर सेशन को लिया है, जिस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं, आई बिलीव कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा अगर गाइज आप सभी लोग एसबीआई प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, लेकिन प्रैक्टिस उनके लिए ज़्यादा बेहतर है जो लोग काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी उतना ही ज़रूरत है जितनी उनकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ध्यान रखना ये दोनों को कवर करके ये सेशन मैंने लिया है। आई बिलीव कि आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। और गाइज अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं उन सभी पर इसे शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अड्डा 247 के साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।